हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इसमें दो स्टेटमेंट हैं, एक तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और जो दूसरी है वो है क्लोजियस स्टेटमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, ये क्या है? प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या कहती है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेड ए हीट इंजन which absorb heat from hot reservoir। hot reservoir मतलब source, and convert 100% into mechanical work। मतलब किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, हम ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते कि जो हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करे और सारी की सारी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैन नॉट बी 100%। अब इसका प्रूफ देखो। मान लो मेरे पास कोई हीट इंजन है, ये सिंक है, सिंक का टेम्परेचर T2, ये वर्किंग सब्सटेंस है और ये सोर्स है हॉट रिजर्वायर, टेम्परेचर T1। ठीक है, मान लो कोई भी हीट इंजन है। ठीक है, तो क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से मतलब हॉट रिजर्वायर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है Q1, कुछ रिजेक्ट करती है टू कोल्ड रिजर्वायर या टू सिंक Q2, और कुछ मैकेनिकल वर्क आता है W। ठीक है, तो अब देखो, मेरे को ये पता है कि कोई भी हीट इंजन हो उसकी जो एफिशिएंसी होगी ना इट्टा, वो विल बी लेस देन और इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर्स। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी वो क्या आएगी? 1 - T2/T1। मान लो अगर ये हीट इंजन कार्नोट इंजन हुआ तो कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी ये आती है, ये हमें पता है। और कोई भी हीट इंजन हुआ उसकी एफिशिएंसी कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी के बराबर या उससे कम होगी। ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि कार्नोट हीट इंजन की ही एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये हो जाएगा ना कि भी कोई भी हीट इंजन हो उसकी एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती। तो प्लैंक स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन ये 1 - T2/T1, ये 100% मतलब 1 कब होगी? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन 1 मतलब एक तरह से 100%। ये कब होगी? या तो T2 0 केल्विन हो या T1 इनफाइनाइट केल्विन हो। ये दोनों ही टेम्परेचर अनअटेनेबल हैं। एब्सोल्यूट 0 केल्विन अटेन नहीं कर पाए हैं, इनफाइनाइट केल्विन ये भी अटेन नहीं कर सकते, अनअटेनेबल है। तो जो कार्नोट हीट इंजन है उसी की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती,
ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन कैन नॉट बी 100% या 1। अगर मैं यहाँ पे कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 मान के चला, 100% मान के चला, तो क्या रिजल्ट आया? या तो T2 0 केल्विन होना चाहिए, मतलब सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए, या सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन होना चाहिए, और ये अनअटेनेबल है। तो इसका मतलब कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% मतलब 1 नहीं हो सकती। तो कार्नोट हीट इंजन की ही एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो इसका मतलब कोई भी हीट इंजन हुआ उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि कार्नोट थ्योरम क्या बोलती है, एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स विल बी लेस देन और इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन दूध सेम टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी हीट इंजन हुआ उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी सिंक को। ठीक है, मतलब Q2 0 नहीं हो सकता। अब देखो स्टेटमेंट नंबर 2, क्लोजियज स्टेटमेंट। थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है उसकी जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये क्या है? क्लोजियस स्टेटमेंट। अभी ये क्या कहती है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, मतलब विदाउट एडेड बाय एक्सटर्नल कंप्रेशर। ठीक है, विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। मतलब हम एक ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं बना सकते जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करती रहे विदाउट एडेड बाय एक्सटर्नल कंप्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर मैं लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट फ्लो करवाना चाहता हूं तो एक्सटर्नल कंप्रेशर या मोटर की जरूरत पड़ती है। ये हमने उसमें भी देखा था, रेफ्रिजरेटर में, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में या कोई भी रेफ्रिजरेटर हुआ, तो एक्सटर्नल कंप्रेशर की हेल्प के बिना, मतलब मैं कोई भी ऐसी सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं बना सकता जिसमें हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर ट्रांसफर होती रहे। ठीक है, ये है क्लोजियज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2। अब इसका प्रूफ देखो, रेफ्रिजरेटर को ही लेके चलो। ठीक है, मान लो ये सिंक, फूड होता है इनसाइड रेफ्रिजरेटर, फूड का टेम्परेचर मान लो T2, और ये सोर्स का टेम्परेचर T1। इसको सराउंडिंग भी बोल सकते हैं, सराउंडिंग अराउंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और मान लो ये वर्किंग सब्सटेंस। तो देखो ये वर्किंग सब्सटेंस इस सिंक से, मतलब लोअर टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करे Q2, और ये वर्किंग सब्सटेंस सराउंडिंग को, मतलब सोर्स को या हायर टेम्परेचर को हीट रिजेक्ट कर दे Q1।
मतलब हीट फ्लो कर जाए फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट या विदाउट एनी कंप्रेसर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो जो कंप्रेसर होता है उसको वर्क करना पड़ेगा वर्किंग सब्सटेंस पे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ऑफ कंप्रेसर उसको वर्क करना पड़ेगा वर्किंग सब्सटेंस पे, तभी सिंक से सोर्स मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो होगी, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। तो अगर आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो करवाना चाहते हो तो वो तभी हो सकता है जब एक्सटर्नली कोई कंप्रेसर वर्क करे वाया इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो ये हम रेफ्रिजरेटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा, ये क्या आया था? Q2/W, ठीक है। तो ये बस सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आप विदाउट एनी कंप्रेसर विदाउट हेल्प ऑफ एनी कंप्रेसर आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट फ्लो नहीं करवा सकते। मतलब लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल लें और हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर दें विदाउट इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ कंप्रेसर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्लोजियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।